नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम जो चैप्टर करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है न्यू सेंटर्स ऑफ पावर, यानी कि पूरी दुनिया में नए नए सेंटर पावर के कौन से उभर कर सामने आ रहे हैं। देखो, जैसे हमें पहले पता है, हमने कोल्ड वॉर चैप्टर पढ़ा था। उस टाइम पे दो ही देश पावर थे, एक तो था अमेरिका और एक तो था रशिया। फिर हमें पता चला कि रशिया जो है वो भी पिछड़ गया था अमेरिका से। तो दुनिया में एक ही गुंडा हुआ करता था, यानी कि दुनिया में एक ही देश की सबसे ज़्यादा पावर थी। पैसे में भी वही सबसे आगे, सेना में भी वही सबसे आगे, आज भी उसकी पावर है। पर उसके सामने कौन कौन से नई पावर उभर कर सामने आ रही हैं वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो पहले सिर्फ एक ही पावर थी, कौन थी वो? अमेरिका। अब हमारे सामने जो नई पावर्स हैं उनके बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। अब सबसे बड़ी आपको मैं बात बताता हूँ कि जो आज के टाइम पे नई नई पावर बन रही हैं उनके पीछे एक ही वजह है, सिर्फ वो है एकता, यूनिटी। उनकी जो उनकी यूनिटी है ना, वो इतनी ज़बरदस्त है। जो जितना ज़्यादा यूनाइट है वो उतने बड़े लेवल पे है आज। ठीक है, तो आज हम यही पढ़ने वाले हैं कि किस किस देश ने कहाँ कहाँ पे अपने ग्रुप बना रखे हैं और उनके ग्रुप जो हैं वो किस लेवल तक दुनिया में अपना प्रभाव रखते हैं और किस लेवल तक उनकी पहुंच है। तो सबसे पहले आप पूरी दुनिया को देखो इस नक्शे को। एक तरफ है रशिया और एशिया महाद्वीप और दूसरी तरफ है अमेरिका महाद्वीप। ठीक है, तो आपको ये बातें पता होनी चाहिए कि कौन सा महाद्वीप कहाँ पे है, तभी आप अच्छे तरीके से पॉलिटिकल को समझ पाओगे। तो आप मैप को साइड में देखते रहें और समझते रहें। देखो, आप उस तरफ है बिल्कुल अमेरिका। अब अमेरिका जो है, अमेरिका एक देश नहीं है सिर्फ, अमेरिका महाद्वीप है, बल्कि दो महाद्वीप है अमेरिका। एक तो है नॉर्थ अमेरिका, एक है साउथ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका के अंदर जो है वो कनाडा देश भी आता है और नीचे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी आते हैं। वो है वो अमेरिका जो आप सोचते हो। तो अमेरिका एक महाद्वीप है। महाद्वीप का मतलब है बहुत बड़ा एक ज़मीन का टुकड़ा जिसमें बहुत सारे देश हों। ठीक है, तो दुनिया में ऐसे टोटल 7 ज़मीन के टुकड़े हैं, यानी कि 7 ऐसे महाद्वीप हैं जहाँ पे देश बसे हुए हैं। तो पहला महाद्वीप हमने पढ़ा है नॉर्थ अमेरिका, दूसरा हमने पढ़ लिया साउथ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, दो महाद्वीप क्लियर। तीसरा महाद्वीप जो है वो है यूरोप। अब यूरोप महाद्वीप देखा आपने, यूरोप में आपने देशों के नाम सुने होंगे, इंग्लैंड है, स्कॉटलैंड है, वेल्स है, जर्मनी है, इटली है, स्पेन है, पुर्तगाल है। ये नाम आपने खूब सुने हैं। बड़ी ही पावर रही है इन देशों की हमेशा ही। हम पे भी जिन्होंने राज किया था इंग्लैंड वाले, वो यूरोप में ही हैं। ठीक है, तो यूरोप एक छोटा सा महाद्वीप है पर फिर भी दुनिया में अपना बहुत बड़ा लेवल रखता है। तो एक हो गया अमेरिका, फिर आया यूरोप, उसके बाद एक है अफ्रीका। ठीक है, मैप में देखते रहो आप, अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक है, उसके बाद एक है एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप जो है उसमें हम आते हैं, हमारा भारत आता है। ठीक है, और ऊपर की तरफ आप देख रहे हो रशिया है, फिर चाइना है, बीच में मंगोलिया वगैरह देश पड़ते हैं, फिर नीचे भारत आता है। तो जो भारत है एशिया के कौन से हिस्से में पड़ता है? दक्षिण हिस्से में, साउथ में पड़ता है। तो साउथ एशिया में आता है भारत। ठीक है, एक ये महाद्वीप हुआ। इसके अलावा एक महाद्वीप है, अब हमारा छठे महाद्वीप पे पहुंच गए हम, वो है ऑस्ट्रेलिया। नीचे देखो आप, भारत से बिल्कुल नीचे उस तरफ कौन सा महाद्वीप है? ऑस्ट्रेलिया है। तो ऑस्ट्रेलिया भी एक महाद्वीप है, सबसे छोटा महाद्वीप है ये। उसके बाद अब एक और बसता है हमारा, वो है अंटार्कटिका। उसमें कोई देश नहीं है क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ है, वहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल हैं। ठीक है, तो अंटार्कटिका महाद्वीप टोटल जमा हुआ है। पोलर बियर वगैरह आप देखते होंगे वो अंटार्कटिका महाद्वीप पे। तो वहाँ पे जो है लोग वगैरह ज़्यादा नहीं रहते क्योंकि रहने लायक कंडीशंस नहीं है वहाँ पे। तो टोटल 7 महाद्वीप है जिसमें से 6 पे आदमी रहते हैं और 6 में बहुत सारे देश हैं। ठीक है, तो अभी इन महाद्वीपों में अमेरिका तो हमने पढ़ लिया पहले ही। अमेरिका तो अब आपके सिलेबस से भी डिलीट हो चुका है कि पहले एक चैप्टर हुआ करता था अमेरिका का वर्चस्व, कि पूरी दुनिया में अमेरिका ही एक पावर है। तो अब उस चीज़ को बदल कर दिया गया है कि अमेरिका को छोड़ो, अब नए नए जो पावर है उनको पढ़ लो। ठीक है, तो अमेरिका को हटाकर अब नए नए पावर पढ़ा रहे हैं हमें ज़्यादा। तो अब नई नई पावर्स में अब सारे कॉन्टिनेंट को ध्यान से देखना, उसको भूल जाओ, अमेरिका वाले कॉन्टिनेंट को गायब करो उसको। ठीक है, अमेरिका हो गया गायब। अब इधर बचे यूरोप। यूरोप जो है, यहाँ पे जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ उसके बाद जो ये बड़े बड़े देश थे, आप सबको पता है, इंग्लैंड है, वैसे साइज़ में बड़े नहीं है, पैसे में बड़े हैं, अमीर थे शुरू से, इसीलिए पैसे वाला जो है वो आगे ही रहता है हमेशा, पता है ये बात आपको। बहुत सारे देश तो ऐसे हैं यहाँ पे कि यूपी में जो है, यूपी की जनसंख्या इनसे ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। इन देशों से पूरे पूरे देश की जनसंख्या जितनी है उससे ज़्यादा हमारे यूपी की जनसंख्या है।
ठीक है। तो इतने बड़े बड़े देश नहीं हैं, पर फिर भी उन्होंने वर्ल्ड में अपनी डोमिनेंसी रखी है, क्योंकि उनके पास पैसा था और दिमाग था। शुरू से ही वो बिजनेसमैन टाइप के आदमी थे। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपना पूरा सिस्टम चलाया और वो दुनिया में बहुत आगे निकले थे। पर अमेरिका जो है वो सबसे आगे निकल गया था इस दौड़ में। तो एक महाशक्ति थी अमेरिका। अब हम चैप्टर पढ़ रहे थे न्यू सेंटर्स ऑफ पावर, यानी नए नए जो हैं। तो उन नए में से सबसे पहला हम पढ़ रहे हैं यूरोप में कौन सा है। यूरोप में जो है वो है यूरोपियन यूनियन। क्या नाम है? यूरोपियन यूनियन। 1945 में जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात कर रहा हूँ मैं, जो कि 1939 से लेकर 1945 तक चला था। जैसे ही ये वर्ल्ड वॉर बंद हुआ, जो ये देश है इनकी विजय हुई थी। इंग्लैंड वगैरह जो है ये जीते थे उस लड़ाई में, पर जीतने के बाद भी जो है यूरोप जो है उसकी बुरी सिचुएशन थी। वहाँ पे पैसे की कमी हो गई थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई थी। ठीक है, तो अब एक बार जान लो कि कौन कौन से देश लड़े थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ उसमें दो ग्रुप लड़ रहे थे आपस में। एक तो था मित्र राष्ट्रों का ग्रुप, एक था धुरी राष्ट्रों का ग्रुप। मित्र राष्ट्र में जो ग्रुप थे उसमें आते थे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया, ये एक साथ लड़ रहे थे। दूसरा जो ग्रुप था वो था जर्मनी, इटली और जापान। तो जर्मनी भी यूरोप में है, इटली भी यूरोप में है, जापान नहीं है। ठीक है, यानी कि वो आपस में उनके उस टाइम लड़ाइयाँ चल रही थी। ठीक है, और इंग्लैंड बताया मैंने आपको यूरोप से, और फ्रांस भी यूरोप से। तो चार देश तो आपस में लड़ रहे हैं, फ्रांस यूरोप वाले ही। ठीक है, जिसमें कि फ्रांस भी है, ब्रिटेन भी है, और इटली भी है, और जर्मनी भी है। ठीक, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन्होंने खूब एक दूसरे से लड़ाइयाँ करी हैं। उससे पहले भी ये लड़ते रहे हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी हुआ था, वो भी यहीं लड़ रहे थे इसी टाइम पे। तो इन्होंने जो लड़ाई उसे सीखा, उस चीज़ ने इनको आज एक महाशक्ति बना दिया है। इन्होंने हमारी तरह नहीं लड़ाई लड़ी, लड़ते रहे पागलों की तरह, पाकिस्तान लगा ही हुआ पागलों की तरह हमारे साथ। तो कहाँ डेवलपमेंट है पाकिस्तान में? इन लोगों ने यही चीज़ सीखी। जैसे ही इन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अपनी हालत देखी थी, जो इनकी हालत ख़राब हुई थी लड़ लड़ कर, एक दूसरे से लड़ लड़ कर जो इनका बुरा हाल हुआ था, उस चीज़ को इन्होंने सुधारा और एक अपना ग्रुप बनाया। सारे यूरोप के देशों ने इकट्ठा होकर, मेन जो देश थे उन देशों ने इकट्ठा होकर एक ग्रुप बनाया, जिसका नाम है आज यूरोपियन यूनियन। हिंदी में बोलेंगे हम यूरोपीय संघ। अब जो यूरोपीय संघ है शुरू कैसे हुआ, हमें ये पढ़ना है। इसके बारे में हमें पूरा पढ़ना है, क्योंकि 6 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये यूरोपीय संघ। यूरोप के देशों ने जो अपना ग्रुप बनाया उसका नाम है यूरोपीय संघ। अब यूरोपीय संघ की शुरुआत कैसे हुई? जैसे 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, अमेरिका की जीत हुई थी उसमें, तो अमेरिका ने यूरोप वाले देशों की हेल्प करने की बात कही थी और एक योजना लागू की थी जिसका नाम था मार्शल योजना या मार्शल प्लान, आप कुछ भी कह सकते हो उसे। वहाँ के जो मंत्री थे मार्शल, उन्होंने ये प्लान चलाया और फाइनेंशियल हेल्प दी गई यूरोप को, यानी कि पैसे दिए गए कि तुम अपनी गरीबी से उभरो और फटाफट अपना डेवलपमेंट करो। और ऐसा ही यूरोप वालों ने किया। अमेरिका से मिली हुई मदद से उन्होंने एक संगठन बनाया जो कि आगे चलकर यूरोपीय यूनियन बना। 1948 में इन्होंने एक संगठन बनाया, उसका नाम था यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन। क्या नाम है? यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन। यानी कि आर्थिक सहयोग के लिए बना है, एक दूसरे की पैसे में हेल्प करो, एक दूसरे का साथ दे के साथ में अपने देशों को आगे बढ़ाओ और अपनी इकोनॉमी को सुधारो। ये काम था इसका। कब बना है? आप डेट याद रख लो, 1948 में बना है। उसके बाद इन्होंने इतने अच्छे तरीके से अपने आप को मैनेज किया और ये देखते देखते अपने आप को बहुत आगे लेकर गए। और 1957 में जो ये सिर्फ आर्थिक सहयोग संगठन बना था, इन्होंने एक बड़ा और संगठन बनाया, इसी को और आगे बढ़ाया 1957 में, और इसका नाम कर दिया गया यूरोपीय आर्थिक समुदाय। क्या नाम कर दिया? यूरोपीय आर्थिक समुदाय। ठीक है, अब याद रखो, अब 2 डेट आ गई अब तक। 1948 में क्या हुआ है? यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन बनाया सिर्फ आर्थिक हेल्प के लिए। उसके बाद इन्होंने इसी चीज़ को और आगे बढ़ाया, साथ में एक दूसरे के रिलेशन और अच्छे किए इन देशों ने, और क्या बनाया? यूरोपीय सहयोग संगठन। एक दूसरे का सपोर्ट करो, एक दूसरे का सहयोग करो। ठीक है, उसके बाद 1992 में 1992 में, ये डेट याद रखना आप, इसको नहीं भूलना बिल्कुल भी। ठीक है, रट लो इस डेट को, अपनी कॉपी में लिख लो, अभी लिख लो इसको तो बिल्कुल। 1992 क्या डेट है? 1992। 1992 में मास्ट्रिस्ट नाम की जगह पे एक संधि हुई, इसीलिए इस संधि को बोलते हैं मास्ट्रिस्ट संधि। मास्ट्रिस्ट संधि पर साइन करके
यूरोपीय यूनियन जो है उसको बनाया गया, उसका गठन किया गया, यूरोपीय संघ का गठन किया गया। पहले एक छोटा संगठन था ये। तो अब आपसे पूछते हैं कि यूरोपीय संघ कब बना, तो आप क्या बताओगे? 1992 में बना। अगर आपसे पूछते हैं कि यूरोपीय संघ की हिस्ट्री बताओ, इससे पहले कौन से संगठन थे, तो आप ये दो और बता दोगे कि 48 में था एक 57 में था, और अब ये मेन जो संगठन बना है वो कब बना है? 1992 में। अब आप खुद सोचो कि दुनिया में जो वर्ल्ड पावर बन रहा है ये संगठन मिलके, इनकी खासियत क्या है? इनकी इतनी ज़बरदस्त खासियत है, वो है इनका भाईचारा आपस में, और इनकी जो एकता है ना, उस एकता ने इनको बहुत आगे तक पहुंचा दिया है, और वर्ल्ड में इनका नाम बहुत आगे है आज। तो इनकी एकता की आप बात सुनो, क्या क्या इन्होंने किया है। तो सबसे पहला जो यूरोपीय संघ इन्होंने बनाया, उसका जो झंडा है उसमें इन्होंने 12 गोल्डन सितारे बनाए हैं। झंडा भी याद रखना है, कार्टून आ जाते हैं आपके पेपर में। तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ सारी बातें ध्यान से सुनते रहो, बस आप स्टोरी की तरह देखो, समझो, फिर आपको कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो जो ये इनका झंडा है, इसमें 12 सितारे बनाए इन्होंने। तो ये जो 12 सितारे हैं, 12 संस्थापक जो देश थे इसके, उनको ये दिखाते हैं और उनकी एकता को दिखाते हैं। ठीक है, कि वो कैसे चमक रहे हैं दुनिया में आज, बिल्कुल अपनी एकता के दम पर चमक रहे हैं वो सितारे। ठीक है, तो 12 संस्थापक सदस्यों को दिखाता है ये सितारे, और जो है इनकी यूनिटी को दिखाता है, इनकी एकता को दिखाता है। तो यूरोपीय संघ 1992 में बना है। कब बना है? 1992 में। और इसकी कितने सितारे हैं इसमें? इसके झंडे में 12 सितारे हैं। ये दोनों बातें याद रखना। उसके बाद इनकी जो एकता है उसको देखो आप। आज जो है इनका झंडा भी एक है, इनका राष्ट्रीय गान भी एक है, इनका स्थापना दिवस भी एक है, और तो और इन सभी देशों की, 12 के 12 देशों की करेंसी भी एक है। ये सारे एक ही करेंसी यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं है भारत का पड़ोसी पाकिस्तान कुछ और कर रहा है वो कर रहा है। इन्होंने इतना ज़बरदस्त ग्रुप बनाया है अपना, ऐसी दोस्ती दिखाई है कि इनका झंडा भी एक है, इनका गान जो राष्ट्रीय गान होता है वो भी एक है। ठीक है, और इनका स्थापना दिवस भी एक है, जैसे हम अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, ये सारे अपना ये यूरोपीय संघ 1992 वाला दिवस मनाते हैं। ठीक है, इनका मतलब इन्होंने इतनी यूनिटी बनाई अपने अंदर कि ये एक देश की तरह ही बन गए। अब आप खुद सोचो, एक तो छोटे छोटे देश हो 4-5, और एक सारे छोटे छोटे देश मिलकर एक साथ अगर काम करें, एक ही करेंसी बना लें, तो वो किस लेवल तक जाएंगे, किस लेवल का उनका बिजनेस होगा। एक दूसरे के संसाधनों को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यही है इनकी पावर। इन्होंने एक राष्ट्र बनाया अपना पूरा, ये मिलकर यूरोपीय यूनियन, सभी ने अपना एक स्थापना दिवस रखा, सभी ने अपनी करेंसी सेम करी, सभी ने अपने जो प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं, उन पर एक दूसरे को छूट दी कि जिसको भाई तेरे को इस चीज़ की ज़रूरत है तो मेरे से ले लियो, मेरे को इस चीज़ की ज़रूरत है मैं तेरे से ले लूँगा। ऐसे इन्होंने एक दूसरे की हेल्प करी, सहयोग किया, और ये वर्ल्ड में टॉप पर पहुँचे। ठीक है, आज अगर दुनिया में बात की जाए तो यूरोपीय संघ हर चीज़ में दूसरे नंबर पर आता है। पहले पे तो अमेरिका है, वो तो और भी अलग लेवल पे चल रहा है, वो अकेला देश ही ऐसा है जैसा ही इनका ग्रुप है। ठीक है, पर फिर भी अगर हम आर्थिक ताकत की बात करते हैं तो विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमियों में से किसका नाम आता है? यूरोपीय संघ का नाम आता है। और कौन से नंबर की है ये? दूसरे नंबर की। ठीक है, तो विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था ये बन सकती है। फिलहाल में ये दूसरे नंबर पे आती है। इसने एक अपनी करेंसी बना रखी जिसका नाम है यूरो। यूरो जो है वो डॉलर को चुनौती दे रहा है, और आज बड़े पूरे संसार में यूरो का दबदबा है। यूरो जो है उसका भी एक लेवल है डॉलर की तरह। यूरोपीय संघ के जो लोग हैं इन्होंने साथ में मिलकर सुरक्षा को बनाया कि अपने सभी देशों की साथ में सुरक्षा करेंगे। इनकी साझी विदेश नीति भी है, यानी फॉरेन पॉलिसी भी है। ठीक है, तो सुरक्षा का मामला हो, चाहे विदेश नीति का मामला हो, चाहे प्राकृतिक संसाधनों की बात हो, चाहे राष्ट्रीय गान की बात हो, चाहे स्थापना दिवस की बात हो, चाहे करेंसी की बात हो, चाहे व्यापार की बात हो, ये सारी चीज़ें साथ मिलकर करते हैं, और यही है इनकी ताकत। ठीक है, तो यूरोपीय संघ जो है उसने 2000 के दशक में संविधान बनाने की बात भी कही थी, पर कुछ देशों ने संविधान वाली बात को तो नहीं माना, पर फिर भी इनके बहुत सारी चीज़ जो है वो एक जैसी हैं, एक साथ हैं, बिल्कुल एक ही चीज़ को सारे लोग फॉलो करते हैं। अब बात करते हैं कुछ मेन देशों की जो आपको याद होने चाहिए। बाकी साइड में मैप जो है, इस मैप को आप अच्छे से देखें क्योंकि आपका मैप भरना भी आ सकता है। वैसे मैं अलग से मैप करवाऊंगा, पर यहाँ पे आप समझें। देखो, इंग्लैंड जो है उसको बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम, तो यूके भी इसमें शामिल है। ठीक है,
फिनलैंड इसमें शामिल है, पुर्तगाल, इटली, स्पेन, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, ये सारे देश जो हैं ये इसमें शामिल है। ये सारे देशों को आप याद कर ले कि कौन कौन से देश जो हैं वो यूरोपीय संघ के मेंबर हैं। तो इन सभी देशों ने मिलकर काम किया और अपने एक ऐसा ग्रुप बनाया जिस जैसा ग्रुप पूरी दुनिया में नहीं है, यही सबसे आगे आज के टाइम पे निकला हुआ है। ठीक है, तो अब हमें एक एक करके सारे पॉइंट पढ़ने हैं इसके कि यूरोपीय जो संघ है उसकी पावर वर्ल्ड में कैसी है। तो हम आगे क्या पढ़ेंगे, इसका जो वर्ल्ड है उसमें राजनीतिक प्रभाव क्या है, इसका आर्थिक प्रभाव क्या है, इसका सैनिक प्रभाव क्या है, ये सारी बातें हम अब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके आर्थिक प्रभाव की। सबसे पहली बात, 2016 में वर्ल्ड की सेकंड सबसे बड़ी इकोनॉमी बना है यूरोपीय संघ। इसका जो जीडीपी है वो है 17,000 अरब डॉलर। सोच के देखो आप कितनी है, 17,000 और अरब भी है साथ में, तो 17,000 अरब डॉलर है। ठीक, तो यूरो जो है, तो यूरोपीय यूनियन जो है वो आज इकोनॉमी के मामले में वर्ल्ड में सबसे आगे पहुंचने वाली है। तो दो बात हमने पढ़ी अब तक। तीसरी बात, जो इसकी मुद्रा है यूरो, वो डॉलर के सामने एक चुनौती के रूप में उभरी है। यही है इसका आर्थिक प्रभाव कि डॉलर को अगर टक्कर देने वाला कोई है तो वो कोई क्या है, यूरो है। यूरो क्या है, करेंसी है यूरोपीय यूनियन की। अब बात करते हैं बिजनेस की। आर्थिक में ही पढ़ रहे हैं हम ये पॉइंट। तो बिजनेस जो है, बिजनेस में ये अमेरिका से भी 3 गुना आगे है, क्योंकि ये सारे देश मिलकर करते हैं बिजनेस। तो अमेरिका के व्यापार से भी 3 गुना ज़्यादा व्यापार करते हैं यूरोपीय यूनियन वाले। तो सोचो ये कितने बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। अब एक और इनका आर्थिक प्रभाव, WTO जो है यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसमें इनका पूरा दबदबा है, क्योंकि इतने बड़े लेवल पे व्यापार करते हैं, बहुत बड़े लेवल पे उन पर पैसा देते हैं। तो ये देश जो हैं बड़ा अपना दम रखते हैं WTO में भी। तो विश्व व्यापार की बात हो, करेंसी की बात हो, इकोनॉमी की बात हो, बिजनेस की बात हो, ठीक है, ट्रेड की बात हो, हर चीज़ में यूरोपीय यूनियन बहुत आगे है। ठीक है, तो ये थे इसके आर्थिक प्रभाव। अब हम बात करते हैं राजनीतिक प्रभाव की। अब राजनीतिक में देखो आप, अभी हमने पढ़ा था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पे इसका दबदबा है। तो WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक और UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे बड़े बड़े जो संस्थान हैं पूरे वर्ल्ड के, उन संस्थानों पे भी किसका दबदबा है, यूरोपीय यूनियन का दबदबा है। क्योंकि ये बड़े बड़े देश हैं, इनके पास बहुत पैसा है, ये खूब पैसा देते हैं इन एजेंसियों को, इन ऑर्गेनाइजेशंस को, तो इनका यहाँ पे वर्चस्व है, यहाँ पे इनकी पहुँच है। ठीक, तो UNO हुआ, WTO हुआ, वर्ल्ड बैंक हुआ, IMF हुआ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो कि पैसे का लेन देन देखता है, वो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वर्ल्ड लेवल पे। तो इन सभी संस्थाओं में यूरोपीय यूनियन का प्रभाव है। दूसरी बात, ब्रिटेन और फ्रांस, ये 2 देश ऐसे हैं जो कि UNO में सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। स्थायी सदस्य का मतलब ये है कि इनके पास कुछ खास पावर है। ठीक है, तो UNO में वैसे तो बहुत सारे सदस्य हैं, पर 5 ऐसे कुछ खास देश हैं जिनके पास कुछ स्पेशल पावर्स हैं, क्योंकि वो उस टाइम पे महाशक्ति हुआ करते थे, इसीलिए उनको स्पेशल पावर मिली। तो उनमें कौन कौन है एक बार सुन लो आप। अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, रशिया है और चाइना है। ये 5 देश हैं जो कि UNO में स्थायी परिषद के सदस्य हैं। ठीक है, इनको वीटो पावर है, यानी ये किसी और के फैसले को रोक सकते हैं, वीटो कर सकते हैं। वीटो का मतलब है इतना दम है इनके अंदर, ये और कह रहा है ना, ये एक बार मना कर दें कि ये नहीं हो सकता, तो वो काम नहीं होगा। तो UNO में इनके पास क्या है, वीटो पावर। तो वर्ल्ड लेवल पे हम यूरोपीय यूनियन का प्रभाव पढ़ रहे हैं। तो ब्रिटेन और फ्रांस दोनों के दोनों UNO के परमानेंट मेंबर है, तो वर्ल्ड लेवल में ये सोच लो टॉप पे ही हैं। ठीक, अब बात आती है इनके हथियारों की, कर लो आप। यही दोनों देश ब्रिटेन और फ्रांस, इनके पास 550 से भी ज़्यादा परमाणु हथियार हैं, और ये तो ऑन रिकॉर्ड है, उससे ज़्यादा पता नहीं कितने इनके पास होंगे। ठीक है, तो ये तो हमें NCERT में दिया गया कि 550 प्लस इनके पास क्या है, परमाणु हथियार हैं। तो आप खुद सोचो इनका वर्ल्ड में राजनीतिक प्रभाव होगा या नहीं होगा। अब पैसा इनके पास है, सेना इनके पास है, एटम बॉम्ब इनके पास है, UNO के स्थायी मेंबर हैं, सारे बड़े बड़े देश हैं, तो क्या इनका लेवल होगा, आप सोच के देखो। तो यूरोपीय यूनियन की ताकत, उनकी एकता है, उन्होंने साथ मिलकर जो व्यापार किया, अपनी इकोनॉमी बढ़ाई, अपना यूरो बढ़ाया। ठीक, तो ये सारी इनकी खासियत है। अब राजनीतिक प्रभाव में देखो आप,
संचार के मामले में भी ये टॉप नंबर पे हैं, जैसे इस इंटरनेट हुआ, फ़ोन हुआ, ये सारी चीज़ें संचार में आती हैं, तो इस मामले में भी ये टॉप पे हैं। अब टेक्नोलॉजी की बात करो, टेक्नोलॉजी में भी ये देश बहुत आगे हैं। उसके अलावा अगर आप स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करते हो, अंतरिक्ष विज्ञान की बात करते हो, उसमें भी ये देश बहुत आगे हैं। तो इन सभी चीज़ों में ये आगे हैं, साइंस में, टेक्नोलॉजी में। तो ये सारी चीज़ें की वजह से इनका क्या है, राजनीतिक प्रभाव है। आपने यहाँ से भी देखा होगा, भारत से भी लोग कभी जर्मनी पढ़ने जाते हैं, ऑक्सफोर्ड में पढ़ते हैं, ठीक है, इंग्लैंड में पढ़ने जाते हैं, तो वहाँ का लाइफस्टाइल थोड़ा अच्छा है हमसे, एजुकेशन हमसे ज़्यादा डेवलप है वहाँ की, इसीलिए यहाँ के लोग वहाँ पे जाना पसंद कर रहे हैं। आजकल आप देख रहे होगे ट्रेंड बहुत ज़्यादा चल रहा है कि विदेश से पढ़ के आना है, विदेश से पढ़ के आना है, क्योंकि इन देशों में एजुकेशन और इन चीज़ों का लेवल हमसे ज़्यादा अच्छा है फ़िलहाल, ठीक है। तो यूरोपीय यूनियन की हर चीज़ में दबदबा है, ये थे उसके राजनीतिक प्रभाव। आपसे 6 नंबर में पूछेंगे, यूरोपीय यूनियन जो है उसकी विशेषता बताओ, या उसके बारे में सारा बता दो, या आपसे पूरी स्टोरी करके पूछ लेते हैं कि यूरोपीय यूनियन की पूरी स्टोरी बताओ, कब से कब तक बना। तो अगर रट के जाओगे तो अगर क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया तो कुछ कर ही नहीं पाओगे। अब ये पॉइंट याद कर जाओ तुम। अब आपसे कुछ भी पूछ लेंगे ना तो आप पूरा आंसर लिख दोगे। सुनो मेरी बात, अगर आपसे डायरेक्ट पूछते हैं कि यूरोपीय संघ के बारे में बताओ, बताने लग जाना, 48 से शुरू करना और बता देना सारी बात, ठीक। अगर आपसे पूछते हैं इसकी विशेषताएं बताओ, इसका प्रभाव बताओ, तो ये सारी बातें बता देना सिर्फ, कि ये आर्थिक प्रभाव, ये राजनीतिक प्रभाव और ये इसका सैनिक प्रभाव। अब हम अगला पॉइंट देखेंगे, सैनिक प्रभाव। तो सैनिक प्रभाव में देखो, अब सैनिक ताकत के हिसाब से ये देश जो हैं वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे आते हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड में सेकंड होना तो कोई छोटी बात तो है नहीं, ठीक है। तो ये देश जो है सैनिक शक्ति में सेकंड नंबर पे आते हैं। और अभी हमने एक और पॉइंट पढ़ा था, उसको सैनिक में ऐड कर लो आप, कि परमाणु बम जो हैं वो इनके पास बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, ये भी इनका सैनिक प्रभाव है। और जो भी इक्विपमेंट्स इनके बहुत ही ज़बरदस्त हैं, वो बहुत ही मॉडर्न हथियार इनके पास हैं। और जो सैनिक टेक्नोलॉजी होती है, जैसे मिसाइल वगैरह, ये सारी चीज़ें, सुरक्षा की जो भी चीज़ आती हैं, एरोप्लेन्स वगैरह, ये सारी चीज़ें इनकी बहुत ही ज़्यादा उन्नत हैं। तो अभी इन्हीं के एक देश से हमने क्या खरीदा है, राफेल खरीदा है। किस लेवल के जहाज़ हैं वो देख रहे हो ना आप। तो राफेल हमने कहाँ से खरीदा है, कमेंट में ज़रूर बताना मेरे को। यूरोपीय यूनियन के ही एक देश से हमने खरीदा है, ठीक। तो राफेल भी हमने वहाँ से खरीदा, तो आप सोचो उनके जहाज़ वगैरह कितने अच्छे होंगे। तो सैनिक मामले में भी ये देश बहुत ऊपर है। तो ये था हमारा पहला ग्रुप। देखो वर्ल्ड में हमने पढ़ा, यूरोप में जो ग्रुप है वो कौन सा, यूरोपीय यूनियन, और बहुत ही सक्सेसफुल ग्रुप है ये, बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है।